हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके इंडिया के पावर ग्रिड सिस्टम को फेल कर सकता है? क्या कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके किसी भी प्राइवेट कंपनीज की मशीनों को ऑफ कर सकता है, या फिर उनकी मशीनों में कोई गड़बड़ी कर सकता है, या फिर कोई वायरस उनकी मशीनों में डाल सकता है? क्या कभी सोचा है आप लोगों ने पीएलसी, डीसीएस और स्काडा जैसे कंट्रोल सिस्टम को हैक किया जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शायद आपने सुना हुआ रहेगा ऑपरेशन ओलंपिक गेम के बारे में। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक लर्न ट्रिपल ई को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। दिसंबर 2005 में मोसाद, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसको वो अपने प्राइम मिनिस्टर एरियल शैरोन को भेजती है। उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि जिस तरीके से ईरान अपनी न्यूक्लियर सिस्टम पे काम कर रहा है, अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो वो बहुत जल्द एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, या फिर 3 से 4 साल के अंदर अंदर वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। तो इससे इजराइल को काफी टेंशन हो जाती है और इजराइल जो है वो काफी टेंशन में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ईरान की जो न्यूक्लियर एजेंसी है उसका नाम है एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। तो ये यहाँ पे टेस्ट कर रहे होते हैं। तो देखिए, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान जो है वो नतांज में, नतांज इनका एक सिटी का नाम है, ईरान की एक सिटी है, वहां पर ये टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी न्यूक्लियर पावर का। अभी ये जो न्यूक्लियर पावर का जो टेस्ट कर रहे होते हैं वो उसमें यूज करते हैं P1 सेंट्रीफ्यूज को। यहाँ पे इस नाम को आपने याद रखना है, P1 सेंट्रीफ्यूज। ये P1 सेंट्रीफ्यूज ये लोग, ईरान जो है वो पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट A.Q. खान से खरीदते हैं। A.Q. खान जो कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट होते हैं, उनसे इस टेक्नोलॉजी को ये लोग खरीदते हैं, P1 सेंट्रीफ्यूज को। और P1 सेंट्रीफ्यूज को 90,000 आरपीएम पर, अगर P1 सेंट्रीफ्यूज के रोटर को 90,000 आरपीएम पे अगर रोटेट किया जाए, तब जाकर के वहां से एक ऐसा यूरेनियम बनेगा जिस यूरेनियम को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज कर सकते हैं। जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड वेपन्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और न्यूक्लियर रिलेटेड एनर्जी में हम उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नतांज में ये लोग सारा का सारा, यहाँ पे इन लोगों का प्रोजेक्ट चल रहा होता है और दुनिया से छिप करके ये लोग ये सारा का सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोसाद जो होती है, ठीक है, मोसाद जो कि इजराइल की इंटेलिजेंट एजेंसी है, ये लोग पता लगा लेते हैं, ये लोग इनकी जो इंटेलिजेंस है वो लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इजराइल जो है वो सीधा अमेरिका के पास जाता है और अमेरिका को इन सभी डिटेल्स के बारे में बताता है। और यहाँ पे अमेरिका जो है, अमेरिका भी काफी, क्योंकि अमेरिका ने काफी प्रतिबंध लगा रखे होते हैं ईरान के ऊपर। तो देखिए, ईरान और अमेरिका दोनों के दोनों मिल करके यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं। यहाँ पे अमेरिका की जो इंटेलिजेंट एजेंसी है NS और अमेरिकन न्यूक्लियर एजेंसी जिसका नाम है USSC, ये दोनों मिल करके काम करते। तो इनके साथ में मोसाद काम करती है जो कि इजराइल की इंटेलिजेंट एजेंसी है। ठीक है, तो ये दोनों कंट्री मिलकर के एक साथ में काम करते हैं और ये दोनों मिलकर के एक यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट साइबर क्राइम नाम की एक जो है वो एक तरीके से टीम बनाते हैं, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना हुआ रहेगा कि यूनाइटेड स्टेट साइबर क्राइम नाम से एक यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में एक इनकी टीम है। ठीक है, जो कि यहाँ पे साइबर क्राइम के ऊपर नजर रखती है। तो इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने एक कोड बनाया, इन लोगों ने एक वायरस बनाया, और उस वायरस को ये लोग ये चाहते थे कि जो ईरान के अंदर जो इन लोगों ने जो पीएलसी यूज की हुई है, और उस टाइम पे जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट जो था उसके अंदर इन लोगों ने सीमेंस की पीएलसी को यूज किया हुआ था। सीमेंस की पीएलसी, जो कि सीमेंस जर्मन कंपनी है, तो यहाँ पे इन लोगों ने सीमेंस की पीएलसी को यूज किया हुआ था। और ये लोग चाहते थे कि जो जर्मन साइंटिस्ट हैं, जो या फिर जो सीमेंस के जो साइंटिस्ट हैं, उनसे मतलब उनको खरीद करके जो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट जो वहां पर वायरस को डाला जाए, मतलब कि सीमेंस की जो पीएलसी है वहां पे वायरस को डिप्लॉय किया जाए, वहां वायरस को डाला जाए ताकि अमेरिकन इंटेलिजेंट एजेंसी NSA उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो लेकिन जो क्या होता है कि जो सीमेंस के जो इंजीनियर्स होते हैं वो उनको ये लोग नहीं खरीद पाते, या फिर उनसे इनकी बात नहीं बन पाती है। तो ये लोग क्या काम करते हैं, देखिए, जो इंजीनियर्स होते हैं वो
एक चीज रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, वो अपने पीएलसी के सॉफ्टवेयर्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं, वो अपने स्काडा के सॉफ्टवेयर्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं ताकि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए, सिस्टम हैंग ना हो और सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई भी वायरस ना आए। ठीक है, इसके लिए वो लोग अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, लेकिन वो भूल ये करते हैं कि वो अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए, अपने पीएलसीज के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने के लिए वो अपने पर्सनल लैपटॉप का यूज करते हैं। पर्सनल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस लैपटॉप का यूज वो अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने पीएलसी के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने के लिए किया करते थे, उसी लैपटॉप को वो अपने घर भी लेके जाते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अमेरिकन और इजराइल की जो एजेंसी थी वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग ईरान के जो साइंटिस्टों के जो लैपटॉप थे, जो कि जिनको वो घर लेके आते थे, उनके लैपटॉप में वो वायरस डाल देते हैं पेन ड्राइव के थ्रू। ठीक है, तो वो पेन ड्राइव के द्वारा जब उनके लैपटॉप में वायरस डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद जो वो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो वो इंजीनियर्स होते हैं, वो अगेन क्या काम करते हैं, उन पीएलसीज को अपडेट करने के लिए, उन पीएलसीज के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने के लिए लैपटॉप जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो तुरंत वायरस उन पीएलसी में चला जाता है और पीएलसी में जाने के बाद वो जो वायरस है वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। वो जितनी भी न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उनके कनेक्शन वगैरह रहते हैं, जो भी उनके लेआउट्स वगैरह रहते हैं, सारे के सारा डेटा को वो ट्रांसफर करने लगता है एनएसए को या फिर अमेरिका को। ठीक है, अमेरिका और इजराइल को वो ट्रांसफर करने लगता है वो वायरस, और अमेरिका को अब पूरी तरीके से पता लग जाता है कि भाई किस तरीके से ये लोग अपना न्यूक्लियर जो प्लान जो है इनका, न्यूक्लियर प्लांट का या फिर न्यूक्लियर पावर बनने का, उसको ये लोग चला। तो देखिए सन 2008 में एनएसए क्या काम करता है, एनएसए अपने उस वायरस के द्वारा जो P1 सेंट्रीफ्यूज जो थे, उन सेंट्रीफ्यूज के आरपीएम को कभी 90,000 से बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज तेज आवाज करने लगते हैं, और कभी उनको एकदम से रोक देता है। ठीक है, एकदम से स्टॉप कर देता है। साइंटिस्ट होते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या हो रहा है, कि कभी उनका एक सेंट्रीफ्यूज जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। जब उनके साइंटिस्ट उस पर काम करने लगते हैं तो पता लगता है कि भाई किसी दूसरी जगह पे 6-7 सेंट्रीफ्यूज जो है वो ब्लास्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से उनके जो धीरे धीरे जो सेंट्रीफ्यूज जितने भी थे वहां पे वो धीरे धीरे करके ब्लास्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वायरस जो था, वो वायरस जो पीएलसी में जो वायरस गया हुआ था, वो वायरस उनको क्या काम करता है, वो वायरस कभी तो उन सेंट्रीफ्यूज के आरपीएम्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और कभी कभी क्या काम करता है, जब बहुत ज्यादा इंक्रीज करके एकदम से उनको स्टॉप कर देता है। तो जब रोटर इतने हाई आरपीएम पे चलेगा और उसको एकदम से स्टॉप कर दिया जाएगा तो वहां पे सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के जो ईरान का जो सपना था कि भाई न्यूक्लियर पावर बनने का, उस न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को वो लोग तोड़ देते हैं। और उससे पहले भी ये लोग क्या काम करते हैं, 2003-4 में ये लोग इनके न्यूक्लियर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही थी, उस इलेक्ट्रिसिटी को भी, उस ग्रिड को भी ये लोग फेल कर देते हैं। इसी तरीके से उनके सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उसको फेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट वीडियो, जिससे कि आपको शायद अब आइडिया लग चुका होगा कि कोई भी कंट्री या फिर कोई भी हैकर किसी भी कंट्री में बैठ करके किसी भी कंपनी के पीएलसीज को हैक कर सकता है, डीसीएस सिस्टम को हैक कर सकता है, और उनके स्काडा सिस्टम को हैक कर सकता है। अगर कोई हैकर चाहे तो किसी भी कंट्री के ग्रिड सिस्टम को फेल कर सकता है, किसी भी कंपनीज की मशीनरी को। तो देखिए, इससे बचने के लिए अगर हम अपने ग्रिड की बात करें, हम अपने इंडियन ग्रिड की बात करें, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है इंडिया में, यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्रामर्स गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, जो कि उन ग्रिड्स को चेक करते रहते हैं, उन ग्रिड्स की एक तरीके से देखभाल करते रहते हैं कि भाई कोई बाहर से कोई वायरस आकर के हमारे सिस्टम पे अटैक ना कर दे। तो देखिए, सन 2008 में ये पहला साइबर अटैक था जो कि ईरान के ऊपर हुआ, और ईरान काफी टाइम तक समझ भी नहीं पाया कि उनके इस न्यूक्लियर सिस्टम पे जो अटैक हुआ, या फिर जो उनके न्यूक्लियर के जो P1 सेंट्रीफ्यूज जो एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गए, या फिर उनका मिशन फेल हो गया, वो आखिरकार क्यों हुआ। वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो यही समझ के बैठे हुए थे कि हमारा कोई टेक्निकल फेलियर है, या फिर जो P1 सेंट्रीफ्यूज जो है वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, या फिर वो एक तरीके से कोई मैकेनिकल फॉल्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा था वह। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक था, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी पीएलसीज को या फिर डीसीएस सिस्टम को या फिर स्काडा को हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल किया जा सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।